हे वेलकम बैक एवरीबॉडी इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द ब्रेन। यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये बेसिक एंड मोर देन बेसिक लेवल पर हैं। अगर आप साइकोलॉजी को इनिशियल स्टेज में सीख रहे हैं सो वॉच दिस फुल वीडियो। यहाँ पर बताए गए जो क्वेश्चन है ये आपके आने वाले एग्जाम्स लाइक पीजीटी साइकोलॉजी, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी एग्जाम एंड योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम एंड ईवीजीसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी भी साइकोलॉजी के एग्जाम में बैठते हैं तो वहाँ पर बेसिकली जो सिलेबस होता है दैट इज़ नॉट कन्फर्म कि इतनी चीज़ों से पूछा जाएगा। सो आई ऑलवेज सेज कि हमें बेसिक जो चीज़ें हैं हमारे ग्रेजुएशन लेवल पर हमें वो सब चीज़ें समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। तो आइए इस वीडियो में आज हम कुछ एमसीक्यू के बारे में जानेंगे, उसमें दी गई जो ऑप्शंस होंगे उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन को समझेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे मोबाइल स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है एन एक्सॉन। एन एक्सॉन, इसके बाद ऑप्शन दिए हैं कैन बी फाउंड इन द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन, इज अ मोटर न्यूरॉन, sends information in the direction of the cell body, sends information away from the cell body. Basically this question is based on the particular knowledge of the axon. अगर हमें एक्सॉन के बारे में पता है, हमें एक्सॉन के फंक्शन के बारे में पता है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो न्यूरॉन होता है उसमें एक्सॉन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कहा है कैन बी फाउंड, तो ये बात नहीं बनती है कि कैन बी फाउंड, वो तो होता है ना, न्यूरॉन में एक्सॉन होता है तो हम यहाँ पर कैन बी फाउंड वाली बात नहीं रख सकते हैं, तो इसको हटा देंगे। इसके बाद एज अ मोटर न्यूरॉन, तो हमें ध्यान रखना है एक्सॉन एक मोटर न्यूरॉन भी नहीं है। इसके बाद ऑप्शन सी है सेंड्स इंफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, एंड ऑप्शन डी सेंड्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सी और डी इनमें से एक है जो करेक्ट है एक्सॉन के लिए, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सॉन इंफॉर्मेशन को सेंड करता है सेल बॉडी की डायरेक्शन में या फिर इंफॉर्मेशन सेंड करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये दोनों अगर क्लियर हैं कि क्या करता है तो हम इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हमें ध्यान रखना है जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन ऑलवेज सेंड्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जो एक्सॉन होता है वो क्या करता है, सेल बॉडी से दूर इंफॉर्मेशन को सेंड करता है। मान लीजिए हम यहाँ पर एक न्यूरॉन बनाते हैं इस तरह से, और यहाँ पे देखा होगा आपने इस तरह से न्यूरॉन का एक इमेज बना दिया है। अब यहाँ पे ये जो ब्रांचेस लाइक आपको चीज़ें दिख रही हैं इन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं, और यहाँ पर होता है हमारा एक्सॉन, यहाँ पर होता है एक्सॉन। अब जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन का काम होता है कि इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, और जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स का काम होता है ये इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की ओर लाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट पिक इंफॉर्मेशन एंड सेट इट इन द डायरेक्शन ऑफ द सेल बॉडी। तो जहाँ पे सेल बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे ये सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी की ओर इंफॉर्मेशन आती है डेंड्राइट्स के माध्यम से और यहाँ से दूर जाती है एक्सॉन के माध्यम से। तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन सेंड्स इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द सेल बॉडी। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक्सॉन, एक्सॉन में एक्सॉन के टाइम पे जब एस टाइप से निकलता है ना, तो एस से हम रख सकते हैं सेंड अवे, ठीक है। और जब डेंड्राइट्स की बात करते हैं तो डेंड्राइट्स में कहेंगे कि डेंड्राइट्स जो है वो इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की ओर लाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द डी, एक्सॉन सेंड्स इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दिस इज द करेक्ट। नाउ
सेंड्स इंफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द सेल बॉडी, ये काम होता है डेंड्राइट्स का। तो अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। सो इस तरह से हमें क्लियर करना है कि छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है किसका क्या काम होता है। आप चाहें तो इन इंफॉर्मेशन को अपने किसी शॉर्ट नोट में ऐड भी करें, बिकॉज लेटर रिवीजन के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी केमिकल मैसेंजर। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे केमिकल मैसेंजर कहा जाता है? अ सेल न्यूक्लियस, अ न्यूरोट्रांसमीटर, अ मेटाबॉलिक सेल और अ कनेक्टर न्यूरॉन। हमें ध्यान रखना है, जब हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात करते हैं तो बेसिकली हम कहते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल मैसेंजर। दिस इज़ वेरी इजी। अगर आपने एक बार भी अच्छे से कभी बुक में पढ़ा होगा तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल मैसेंजर। और जो केमिकल मैसेंजर है इसका मतलब क्या है कि ये इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। सो जब भी न्यूरॉन कम्युनिकेट करता है दूसरे न्यूरॉन से तो उस टाइम पे केमिकल के थ्रू ही कम्युनिकेशन होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसे केमिकल मैसेंजर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, इनफॉर्मली अ न्यूरॉन इज सेड टू फायर, द फॉर्मल टर्म फॉर फायर इज। देखिए, अगर हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जब हम बुक में पढ़ते हैं तो हमें कभी ये पता नहीं चलता है कि क्वेश्चंस कैसे बना के पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम जब भी बुक से स्टडी करें तो हमें लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि इनफॉर्मली अ न्यूरॉन सेट टू फायर, न्यूरॉन सेट टू फायर यानी न्यूरॉन फायर होता है, ये बात कही जाती है। तो ये जो फायर शब्द है बेसिकली इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं ये हमको बताना है। सो ऑप्शन इज सिग्नल रिसेंटरिंग, डिपोलराइज, रिपोलराइज और एडेप्टेशन। हमें ध्यान रखना है, जब कोई न्यूरॉन जब कोई न्यूरॉन किसी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, जब कोई न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर अर्थात केमिकल मैसेंजर को जब वो छोड़ता है तो वो बहुत ही तेज़ी से जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है हमें ही समझना है। देखिए, बेसिकली होता है क्या है कि जब रेस्टिंग स्टेट होती है, रेस्टिंग स्टेट का मतलब जब कोई न्यूरॉन किसी भी तरह के केमिकल मैसेंजर को फायर नहीं करता है तो उस टाइम पे जो सेल होती है उसमें जो इनसाइड होती है उसमें पोटेशियम आयंस होते हैं और आउटसाइड सोडियम आयंस होते हैं। इनसाइड होता है नेगेटिव और आउटसाइड होता है पॉजिटिव। तो जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, बेसिकली जब कोई न्यूरॉन किसी भी तरह के केमिकल को फायर नहीं करता है तो नॉर्मल इस स्टेट में सब कुछ रहता है, इनसाइड नेगेटिवली होता है और आउटसाइड पॉजिटिवली होता है। लेकिन जब कोई न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है तो उस टाइम पे ये जो स्टेट है आयंस की पॉजिटिव एंड नेगेटिव की, ये चेंज होती है। तो आउटसाइड जो पॉजिटिव है वो इनसाइड नेगेटिव होता है और नेगेटिव का आउटसाइड पॉजिटिव हो जाता है, यानी ये चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और इसी टाइम पर क्या होता है, इसी टाइम पर ऐसा होने से जो केमिकल है वो चेंज होता है, यहाँ से वहाँ पहुँचता है। तो इसी को कहा जाता है डीपोलराइजेशन। यानी अगर ये कहा जाए कि न्यूरॉन फायर हुआ है इसका मतलब डीपोलराइजेशन हुआ है, यानी जो आयंस थे वो डीपोलराइज हुए हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर न्यूरॉन फायर होता है इसका मतलब होता है डीपोलराइजेशन। तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। और जैसे ही ये प्रोसेस फिनिश होती है फिर से नॉर्मल स्टेट हो जाती है, यानी बाहर पॉजिटिव होते हैं सेल्स के और इनसाइड नेगेटिव होते हैं। और आपको मैं बता दूं कि 1 सेकेंड में बहुत बार ऐसी डीपोलराइजेशन कंडीशन होती है। इसीलिए हम अपनी जो बेसिक डेली लाइफ होती है उसमें किसी तरह के ब्रेन में इंफॉर्मेशन को फील करने में समझने में हम बहुत टाइम नहीं लगाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होता है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो न्यूरॉन होता है उसको फायर कहा जाता है, उसका मतलब होता है डीपोलराइजेशन होना। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है
द टू मेन डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नर्वस सिस्टम के मेन टू डिवीजन कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसके दो मेन डिवीजन होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इनके सब डिवीजन भी होते हैं। तो अगर आप जानते हैं सब डिवीजन क्या है तो खुद से सोचिएगा और कमेंट भी करें। सो ऑप्शन सी सही होगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what structure functions like both a light switch and rheostat? इसमें कहा गया है, ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लाइट स्विच और रियोस्टेट के जैसे काम करता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो RAS होता है, RAS का मतलब है रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो हमारे ब्रेन में RAS होता है, रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, यह लाइट स्विच और रियोस्टेट दोनों के जैसे कार्य करता है। मतलब ये हमें अचानक से इन्फॉर्मेशन भी देता है और हमको बैलेंस भी करता है, स्लो डाउन भी करता है। तो दोनों तरीके से ये कार्य करता है इन्फॉर्मेशन को लेके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट कि जो हमारा रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है ये लाइट स्विच और रियोस्टेट जैसे दोनों के जैसे काम करता है। तो ऐसे आप सीधा याद रखें। इसके बाद यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द हाइपोथैलेमस इज एसोसिएटेड प्राइमरली विथ। जो हाइपोथैलेमस है वो प्राइमरली किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? तो हम पहले भी इसके बारे में कई बार जब बताए हैं तो आंसर मैंने बताया था। जो हाइपोथैलेमस होता है ये बेसिकली हमारे बायोलॉजिकल जो ड्राइव्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, तो उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन ए सही होगा, द रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल ड्राइव्स। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस है तो इसमें भी कुछ समझने को मिलता है, जैसे हाइपोथैलेमस में एच इंडिकेट करेगा हंगर को, और यहाँ पे टी एच इंडिकेट करता है थर्स्ट को। यानी जो हाइपोथैलेमस है वो हमारी हंगर और हमारी थर्स्ट जैसी चीज़ों को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमस बायोलॉजिकल ड्राइव्स को रेगुलेट करता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड प्राइमरली विथ। जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। बेसिकली ये किस चीज़ से जुड़ा है हमें ये बताना है। तो इसमें कहा गया है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन डी, थिंकिंग। मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ये कई चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली हमारी हायर लेवल प्रोसेस के लिए। जैसे हम जब लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं या रीजनिंग करते हैं या कोई विचार करते हैं, कोई चीज़ें याद करते हैं, तो जो भी चीज़ें हायर लेवल पर होती हैं वो काम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ द थिंकिंग। वैसे अगर यहाँ पे थिंकिंग ना लिख के अगर लर्निंग लिखा होता, रीजनिंग लिखा होता, तो भी हम उस पर सही टिक करते। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स हायर जो प्रोसेस होती हैं हायर लेवल की उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चाहे सोचने वाली बात हो, याद करने वाली बात हो, डिसीजन मेकिंग की बात हो, इमोशन की बात हो, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन टेंड्स टू मेडिएट। जो हमारा राइट हेमिस्फीयर होता है, हम सभी जानते हैं ब्रेन हमारा 2 पार्ट्स में होता है। इस तरह से मान लीजिए, एक होगा राइट हेमिस्फीयर, एक होगा लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो पूछा है राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन टेंड्स टू मेडिएट, यानी जो राइट हेमिस्फीयर है वो किस चीज़ को मेडिएट करता है, नॉन वर्बल, वर्बल, मैथमेटिकल या सिम्बॉलिक। तो हमें सीधा सीधा याद रखना है, जो राइट हेमिस्फीयर होता है ये हमारी नॉन वर्बल पैटर्न को मेडिएट करता है। सो समटाइम्स वी से दैट कि जो राइट हेमिस्फीयर होता है वो आर्टिस्टिक होता है। यहाँ पे नॉन वर्बल थिंकिंग होती है, यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती है। और हम राइट हेमिस्फीयर को कभी कभी रोमांटिक हेमिस्फीयर भी कहते हैं। और अगर लेफ्ट हेमिस्फीयर की बात की जाए तो जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है दैट इज रिलेटेड टू वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल थिंकिंग, इसको हम लॉजिकल हेमिस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है इसमें
जो लॉजिकल चीज़ें होती हैं वो प्रोसेस्ड होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज की बात हो। तो इस तरह से लॉजिकल जो हेमिस्फीयर है दैट इज़ रिलेटेड टू जो लेफ्ट हेमिस्फीयर से जुड़ा हुआ है, और राइट हेमिस्फीयर होता है ये आर्टिस्टिक होता है, जैसे म्यूजिक, ड्राइंग, जो भी चीज़ें हैं आर्ट की उससे जुड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें कहा गया है व्हाट हार्मोन इज एसोसिएटेड विथ द पीनियल ग्लैंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है दैट इज पीनियल ग्लैंड से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन बी, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड से जुड़ा है, और जो मेलाटोनिन होता है ये हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। बेसिकली नेचर में ये ऐसा नेचुरल नियम है, बॉडी का नेचर से कनेक्शन होता है कि जैसे ही अंधेरा होता है तो हमारे माइंड में मेलाटोनिन रिलीज होता है और हम सोने के लिए अग्रसर होते हैं, वी वांट टू स्लीप जैसे ही नाइट ढलती है। आपने देखा होगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में लोग जल्दी सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं रहते हैं रात के समय, और शहरों में लोग बहुत देर तक जागते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक प्रकाश में रहते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि जब प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी तो मेलाटोनिन रिलीज सही से नहीं होगा, तो इंसान ढंग से सोएगा भी नहीं। और जब इनिशियल टाइम से ही अंधेरा जो होगा, प्रकाश नहीं होगा, तो वहाँ पर मेलाटोनिन आराम से रिलीज होगा और लोग अच्छे से सो भी पाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है द ओवरीज बिलोंग टू व्हाट लार्जर जनरल कैटेगरी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन ग्लैंड इज अ लार्ज टॉपिक, या एक थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है जिसमें कई सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका समझने का प्रयास करिए कि पूछा कैसे है। इन्होंने पूछ लिया है द ओवरीज बिलोंग टू व्हाट लार्जर जनरल कैटेगरी, है ना। जो ओवरीज है तो उसे पूछा जाए किस जनरल कैटेगरी का पार्ट है इंडोक्राइन सिस्टम में। तो हमें ध्यान रखना है कि जो गोनेड्स होता है, गोनेड्स में दो तरह से चीज़ें रखी गई हैं, एक तो ओवरीज को रखा गया है और दूसरा टेस्टिस को रखा गया है। तो हम जानते हैं कि जो ओवरीज है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल, और जो टेस्टिस होते हैं दैट इज रिलेटेड टू मेल। ये दोनों गोनेड्स के अंतर्गत ही आते हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस गोनेड्स के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसा ध्यान रखिए। तो लार्जर जनरल कैटेगरी में रखा गया है किसको, ओवरीज को भी और टेस्टिस को भी। तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी सही होगा, गोनेड्स। तो इस तरह से आज मैं आपके साथ कुछ ये जो एमसीक्यू थे वो शेयर किया। एंड एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि हम बहुत सारी स्टडी करते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज़ को रटते हैं, समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी बुक्स होती हैं उनको अगर हम पढ़ें अच्छे से तो हमें सब कुछ पता चलता है कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले किसी बुक में सीधे सीधे मिल गए हों। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो एग्जाम में पेपर को क्रिएट करने वाले लोग होते हैं वो अपने तरीके से हर बार क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, और हम फिर पेपर में सोचते हैं कि यार कहाँ से पूछ लेते हैं। सो बेसिकली हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने ओवरऑल नॉलेज को इन्हेंस करें ताकि हम अच्छे से आंसर्स कर पाएँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।